और जिस वक्त ये लगता है कि अब इस देश का सारा मीडिया केवल सत्ता के दरबार में दरबारी बन चुका है, उसी बीच कोई रिपोर्टर्स कलेक्टिव आ के हमारे सामने ऐसी एक खोजी पत्रकारिता करता है जैसी खोजी पत्रकारिता की हर एक विश्वविद्यालय को ज़रूरत है। क्योंकि केवल जेएनयू में ही इस तरह की धांधली भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। और मैं यहाँ हूँ तो मैं अपने भी उस किस्से और कहानी के साथ हूँ कि इसी जगह पर हमने इस बात को आज से 10 साल पहले कहना शुरू किया था कि इस देश में कुलपति नियुक्त कर रहा है आरएसएस, तो वो जो आरएसएस के द्वारा नियुक्त कुलपति है, वो जिसको कॉलेज में प्रिंसिपल बनाएगा वो भी आरएसएस का होगा। और प्रो वाइस चांसलर, डीन, परीक्षा नियंत्रक, जितने भी बड़े पद होते हैं विश्वविद्यालय के, वो आरएसएस वाले को ही अपॉइंट करेगा। और जब ये सारे लोग विश्वविद्यालय में आरएसएस के हो जाएंगे तो परमानेंट अपॉइंटमेंट भी आरएसएस वाले का ही करेंगे। और इसीलिए शायद मैंने अपनी तो किताब लिख करके प्रोफेसर की डायरी ये बात कही कि देश भर के विश्वविद्यालय को आरएसएस ने अपने कब्जे में ले लिया है। मैं जब आज यहाँ बैठा हूँ तो आज से चंद रोज पहले की बात होगी। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज है, उसमें एक लेडी शेड्यूल कास्ट पोस्ट थी, वो असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसका अपॉइंटमेंट हुआ। 11 महीने प्रोबेशन पीरियड होता है, उसके बाद उस नौकरी को पक्का कर दिया जाता है। और उसके बाद प्रिंसिपल ने उन्हें टर्मिनेट कर दिया परमानेंट करने की बजाय, ये कह करके कि आपके कुछ आर्टिकल हमें संदिग्ध लगे। मुझे अपना कॉलेज याद आया। मेरे कॉलेज का जो सबसे कूड़ा प्रोफेसर था, उसने 1.5 पन्ने का आर्टिकल लिख करके अपना प्रोफेसरशिप का प्रमोशन का इंटरव्यू क्वालिफाई कर लिया। यानी जो उसके फेवर में है उसके आर्टिकल कॉपी पेस्ट है, तो भी 1.5 पन्ने का आर्टिकल, रिसर्च आर्टिकल कैसे हो सकता है? और 1.5 पन्ने के आर्टिकल पर लोग प्रोफेसर बन गए। मैं जब यहां आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहा था तो मैं देख रहा था कि देश में क्या हो रहा है। इस देश के जेनजी को चिंता हुई कि अगर पैसे देकर के 30 लाख 40 लाख रुपए में नीट के पेपर लीक के जरिए रास्ते अगर कोई डॉक्टर बन जाएगा तो आने वाली पीढ़ियों को खराब डॉक्टर मिलेंगे। और वो जो जेनजीज थे, जो युवा थे, वो सड़क पर उतर गए और उन्होंने कहा कि हम पेपर लीक और 30-40 लाख रुपए के रास्ते जो डॉक्टर बन रहा है, हमें खराब डॉक्टर नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूं कि रिपोर्टर्स कलेक्टिव एक और काम करे कि दिल्ली विश्वविद्यालय का ऐसे ही अपॉइंटमेंट जो पिछले 2-3 वर्षों में तकरीबन 5000 अपॉइंटमेंट हुआ है, उसकी जांच करे तो पता चलेगा कि 30 से 40-50 लाख रुपए में वे लोग प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए जो अगर दोबारा बीए में एडमिशन लेने जाएं तो शायद उनको एडमिशन ना मिले, फिर भी वो आज वहां उसी जगह पे प्रोफेसर है। इस देश को इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए कि आपके प्रोफेसर गलत रास्ते से नौकरी परमानेंट पा रहे हैं, फिर वो क्या पढ़ाएंगे? हमने अपनी किताब में ऐसे जाने कितने किस्से लिखे कि जब एक वाइस चांसलर गुलाम होता है आरएसएस का। शांति श्री जी को तो पिछले दिनों जेएनयू में भी हम लोगों ने वहां एक प्रोटेस्ट किया था, जब उन्होंने अपने मुखार बिंदु से कितना अच्छा वाक्य बोला था कि इस देश के दलितों को तो आदत हो गई है रोने की, वो केवल रोते रहते हैं, अपनी पीड़ा ही दुख सुनाते रहते हैं। और उसके बाद भी हमने देखा कि कैसे उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब तो यहाँ बैठ करके हम सुन रहे हैं कि उनके अपॉइंटमेंट के पहले ही उनके ऊपर कितने तरह के आरोप लग चुके थे। तो शायद हम उस देश में रह रहे हैं जहां अगर आप बीजेपी और आरएसएस के हैं तो आप कितने करप्ट हैं, इससे तय होगा कि आपको कितनी बड़ी कुर्सी मिलेगी। और इस देश में जो दिल्ली में सबसे बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं उससे भी पता चलता है वाइस चांसलर कैसे हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं और मैंने प्रोफेसर की डायरी जो लिखी है उसमें बहुत सारे ऐसे किस्से लिखे। जेएनयू में हमारे एक सीनियर थे, वो आके किस्सा सुनाए कि उनके अपॉइंटमेंट के बाद विद्यार्थियों ने मना कर दिया कि हम इनकी क्लास नहीं लेंगे, इनको तो कुछ आता जाता ही नहीं। मेरे अपने कॉलेज के, जब मैं वहाँ जाकिर हुसैन कॉलेज में पढ़ाया करता था,
हमारे अपने डिपार्टमेंट के एक व्यक्ति के खिलाफ विद्यार्थी आकर के प्रोटेस्ट करने लगे स्टाफ रूम में कि इस टीचर से हम नहीं पढ़ेंगे, आप बदल दीजिए। और वो प्रिंसिपल का चहेता था, आज मैं देखता हूं तो वो डीयू का डीन बना हुआ है। जिसका क्लास विद्यार्थी लेना नहीं चाहते उसको और बड़ी बड़ी कुर्सी मिल रही है। अब आप नए भारत में प्रवेश कर चुके हैं। भारत गलती से भी विश्व गुरु न बन जाए, इसलिए बीजेपी और आरएसएस ने क्या किया, विश्व गुरु का नारा लगा दिया, और ताकि इस नारे के बाद भारत कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता, क्योंकि आपने देश भर के विश्वविद्यालय बर्बाद कर दिए। अब मैं जिस जगह से आता हूं वहां की कहानी सुनिए। अभी जब हम यहां बैठे हैं, आप गूगल करिएगा, जितने मीडिया के लोग हैं इसके बहाने, आप गूगल करके देखिए ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट, जिस विश्वविद्यालय को कहा जाता था इलाहाबाद विश्वविद्यालय, आज वहां क्या हो रहा है पता है? वहां के विद्यार्थी तकरीबन 2 हफ्ते से इस बात के लिए अनशन पर बैठे थे कि आपने 400 गुना फीस बढ़ा दी, 6000 पूरी टोटल सीट हर कोर्स के मिला करके आपने घटा दी, फीस बढ़ा दी, और आपने पूरे विश्वविद्यालय को आरएसएस का अड्डा बना दिया है। और आज जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर पुलिस का लाठीचार्ज हुआ है, कई घायल हुए हैं, और कुलपति उनसे बात नहीं कर रहे। ये देश के ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट है। दूसरा विश्वविद्यालय है गोरखपुर विश्वविद्यालय, जहां से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आते हैं। इसकी 2 कहानी बता रहा हूं, तब आपको पता चलेगा केवल जेएनयू ही आरएसएस का गुलाम नहीं बना है, देश का हर कैंपस आरएसएस का गुलाम बन चुका है। खुद बीजेपी के द्वारा नियुक्त राज्यपाल गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में जाती हैं, और वो क्या आरोप लगाती हैं कि विश्वविद्यालय में जो मेस चल नहीं रहा, हॉस्टल में कोई फंक्शन है नहीं उस तरह से, वो बाहर से टिफिन आती है और टिफिन में नशीली वनस्पति भी सप्लाई हो रही है। कहां? विश्वविद्यालय के भीतर। अपॉइंटमेंट गलत हो रहा है, सब कुछ गलत हो रहा है। उसके बाद वो वाइस चांसलर और तमाम लोगों के सामने कहती हैं आपका विश्वविद्यालय बर्बाद हो रहा है। और जब विश्वविद्यालय के विद्यार्थी अपने कुलपति से मिलने जाते हैं तो वो कुलपति उनके ऊपर लाठीचार्ज, फर्जी मुकदमे। इस समय देश का कोई विश्वविद्यालय ऐसा नहीं होगा जहां अगर कोई जेएनयू टीए तो सर बचा हुआ है, मैं आप लोग को बधाई देता हूं कि आप लोग लड़ रहे हैं ताकि शिक्षक बचे हुए हैं। इस देश भर के कैंपस के हर शिक्षक अब केवल प्रमोशन या किसी कमेटी में मेंबर बनने के लिए सरेंडर कर चुके हैं। केवल देश के प्रधानमंत्री के लिए नारा नहीं लगता है कि वो सरेंडर हो चुके हैं देश के बाहर। इस देश का हर विश्वविद्यालय ऐसे तमाम लोगों से भरा पड़ा है। और एक कहानी बता दूं, देश भर के विश्वविद्यालय से जुड़े लोग शर्मिंदा होंगे इस दृश्य को देखकर। जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विद्यार्थी प्रोटेस्ट कर रहे थे फीस वृद्धि और सीट कटौती के खिलाफ, तो वाइस चांसलर जो आरएसएस की है उसके कहने पर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और कर्मचारी अपने विश्वविद्यालय के छात्रों के खिलाफ आंदोलन करने उतर गए। और ये दृश्य हमने अपनी किताब प्रोफेसर की डायरी में भी लिखा था कि जब हम एडहॉक हुआ करते थे और हम अपने वाइस चांसलर से कहते थे कि आप परमानेंट क्यों नहीं कर रहे, तो हमारे खिलाफ उन गार्ड और कर्मचारियों को खड़ा किया जाता था जो खुद एडहॉक पर होते थे। तो किसी भी राजा के लिए सबसे अच्छा दिन वही होता है जब प्रजा को प्रजा से लड़वा दिया जाए, और ये विश्वविद्यालय में हुआ। अभी हमारे पूर्व एक पत्रकार महोदय कह रहे थे उड़ीसा में 14 वाइस चांसलर नहीं थे, बीजेपी की सरकार बनी, सारे वाइस चांसलर आ गए। हम तो दिल्ली विश्वविद्यालय में हमने देखा लगभग 2010 के बाद से 2014 में सरकार बन गई, फिर भी वीसी अपना नहीं था। 2019 में सरकार बन गई, तब भी उनको हिम्मत नहीं हुई कि परमानेंट अपॉइंटमेंट कराएं। जब उन्होंने प्रिंसिपल अपने बनवा लिए, वाइस चांसलर अपने बनवा लिए, सारे आरएसएस के बनवा लिए, उसके बाद 5000 पोस्ट पर उन्होंने परमानेंट अपॉइंटमेंट कर दिया और सारे आरएसएस वाले हैं। और आज क्या हो रहा है, जेएनयू का मैं एक दृश्य देख रहा था, मैं हिंदी विभाग से था, हमारे हिंदी विभाग के वाइस चांसलर जेएनयू में जो शाखा की परेड चल रही थी उस पर पुष्प वर्षा कर रही थी। वो कभी भी अपने डिपार्टमेंट में उन बच्चों को रिसर्च में एडमिशन दिलवाएगी क्या जो आरएसएस से अलग राय रखते होंगे? जब वो सारे लोग आरएसएस वाले भर गए तो आप कल्पना करिए कि पीएचडी में एडमिशन से लेकर के जो वाइवा में नंबर मिलता है वो सब ये देख कर दिया जाएगा कि कौन किस विचार का है। और इसलिए हम आपसे ये गुजारिश करने आए, फ्रॉड इतना हुआ है, मैं रिपोर्टर्स कलेक्टिव को बहुत धन्यवाद देते हुए कह रहा हूं कि आप एक बार देखिए ना कि कैसे आपने केस यहां पर दिखाया है, तकरीबन 7-8 केस आपने बताया है। मैं अपनी बात को आपके मामले पर जोड़ रहा हूं। आपने कहा कि जो शॉर्ट लिस्टेड नहीं थे उनको भी बाद में जोड़ा गया और वही अपॉइंट हो गए। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में खुद अप्लाई करने वाला एप्लीकेंट था
और वहां पर हमने देखा कि दोबारा एक लिस्ट निकली, 10 अपॉइंटमेंट अगर हुए हैं तो जो दोबारा लिस्ट निकली उसमें से 8 अपॉइंटमेंट हो गए। फिर ये लिस्ट कैसे निकली थी जो दोबारा आई थी? ये इसीलिए थी क्योंकि अपने लोग उस क्राइटेरिया में नहीं आ रहे थे। अब तो उन्होंने क्राइटेरिया बदल दिया, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। ये क्या है? अगर आपके पास नेट नहीं है, जेआरएफ नहीं है, पीएचडी नहीं है, और अगर आपके पास आरएसएस की शाखा वाली प्रथम वर्ष दीक्षित, द्वितीय वर्ष दीक्षित, तृतीय वर्ष दीक्षित अगर आप हैं, तो आप डायरेक्ट प्रोफेसर बन सकते हैं, डायरेक्ट वाइस चांसलर बन सकते हैं। सब तो आरएसएस के कब्जे में चला गया। और आरएसएस ने क्या किया? इस देश में जितने लोग बोलने वाले थे उनकी सीटों पर एनएफएस करवाया। यही जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है। आज से तकरीबन 10 साल पहले छात्र संगठनों ने एक ऐसे ही बुकलेट जारी करके ये बताया था कि इंटरव्यू वाइवा जो होता है पीएचडी के एडमिशन में, उसमें जाति देख करके नंबर काटा जाता है। हमारे एक मित्र थे, वो आदिवासी परिवार के आने वाले, उनके बहन को 1 नंबर दिया था, अगर 3 नंबर देते तो उसका सिलेक्शन हो जाता, लेकिन जेएनयू में नहीं है। मैंने अपनी किताब में लिखा है सर कि जाने कितने बच्चे पीएचडी करके वापस अपने गांव लौट गए, लेकिन आरएसएस में नहीं गए, इसलिए आज वो बेरोजगार बैठे हैं, उनका दर्द पूछने वाला कोई नहीं है। आपने इस देश के विश्वविद्यालयों को यहां पहुंचा दिया, अवसाद में ग्रसित हैं। मेरे विश्वविद्यालय का एक नौजवान प्रोफेसर सुसाइड कर लेता है। तब हमने देखा कि वो सुसाइड किस बात के लिए किया? क्योंकि मेरिट के नाम पर कल तक जिन लोगों ने मंडल आंदोलन का विरोध किया था, मेरिट के नाम पर जिन लोगों ने आरक्षण का विरोध किया, वो 40 लाख रुपए देकर के अपॉइंटमेंट हो रहा है, इसका एक भी बार विरोध नहीं करते हैं। एनएफएस होता है, एससी एसटी ओबीसी पोस्ट पर, इसका विरोध नहीं करते हैं। मैं इसलिए बधाई देता हूं रिपोर्टर्स कलेक्टिव और जेएनयू टीए का, जेएनयू एसयू का, कि आप वो आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि आपने शुरुआत कर दी है, मैं कह रहा हूं नहीं साहब, आप आखिर में लड़ रहे हैं। अगर आप जीते तो विश्वविद्यालय बचेंगे, आप नहीं जीते तो इस देश में अब कोई विश्वविद्यालय पब्लिक फंडेड नहीं बचेगा। बचेगा तो केवल गलगोटिया यूनिवर्सिटी बचेगा, जो चीन का रोबोट अपने यहाँ का बना के बेचेगा, और अगली बार देखिएगा पद्मश्री उसके वाइस चांसलर को मिल जाएगा। जो जितना बड़ा इस देश में मेरिट की हत्या करेगा वो उतना ही आगे जाएगा। इसीलिए कह रहा हूं प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस क्या है? को जो प्रैक्टिस से प्रोफेसर हो, और प्रैक्टिस से तो बहुत लोग बहुत कुछ हो सकते हैं, लेकिन उनको नहीं बनाया सकता। एपीआई स्कोर की बात करते हैं, एपीआई अभी कलेक्टिव ने जो अपनी रिपोर्ट जारी की उसमें भी उन्होंने बताया कि कई लोग ऐसे अपॉइंट हुए हैं जिनके नंबर नहीं, अब रिसर्च वाला नहीं है, फिर भी उसको 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस दे दिया। दिल्ली विश्वविद्यालय में गेस्ट अपॉइंटमेंट हो रहा है, एडहॉक बंद, परमानेंट अपॉइंटमेंट बंद, क्योंकि अब आरएसएस भी नहीं चाहता कि परमानेंट अपॉइंटमेंट हो। अब उन गेस्ट को कोई भी टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, आप कभी जीवन में प्रोफेसर नहीं बन सकते। अगर आप आरएसएस में गए हैं तो आप तो कुछ भी बन सकते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि विश्व, और हम तो सर किताब लिख के भुक्तभोगी हैं। 14 साल जिस विश्वविद्यालय में पढ़ाया, मेरा एपीआई स्कोर 100 आउट ऑफ 196 था। टॉपर ऑफ द बैच में अपने यूनिवर्सिटी का था, उसी यूनिवर्सिटी का जिसमें आज प्रोफेसरों को छात्रों के आंदोलन के खिलाफ नारे लगवाया जा रहा है। और आपने कोई मेरिट नहीं देखी, 52 नंबर वाले का परमानेंट किया है, आप मेरिट देख रहे हैं। अब दिल्ली विश्वविद्यालय में परमानेंट अपॉइंटमेंट कैसे हो रहा है? 2 दिन का वो चल रहा है इंटरव्यू, एक दिन आपसे एस्से लिखवाया जाएगा, 45 मिनट में आप एस्से राइटिंग करिए, और उसके बाद अगले दिन प्रेजेंटेशन करिए, 15 से 20 मिनट आपको मिलेंगे प्रेजेंटेशन के। जिस विश्वविद्यालय में पीएचडी में एडमिशन इस बात पे हो रहा है कि इंडिया जैसे भारत सही है कि नहीं, हिंदुस्तान नाम होना चाहिए कि नहीं, इस पर तुम रिसर्च करो, उसका परमानेंट नौकरी ये करने देंगे। हमने कबीर और उस पर काम किया था, आपने कहा कि आप तो वैसे ही कॉमरेड लग रहे हैं, आपकी क्या नौकरी लगेगी? फिर आप किस बात के लिए एपीआई बनाते हैं? रिसर्च, ये रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने तो कम काम किया है। ये तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप जब मीडिया पूरी दरबारी बनी है तब आप कम से कम काम कराए, लेकिन मैं कह रहा हूँ इस मीडिया घराने को इतनी ताकत मिले कि देश भर के विश्वविद्यालय की जांच करे, इससे ज़्यादा खराब नतीजे उस रिपोर्ट में मिलेंगे। और इसीलिए मैं जाके कह रहा हूँ, इन्होंने यहाँ पर कहा, अभी हमारे सांसद लोग आए थे और कहे कि बिना संसद में बातचीत किए बिल पास हो रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय में बिना बातचीत किए सिलेबस पास हो रहा था, किसी ने नहीं देखा, हम लोग उसके खिलाफ भी बोल रहे थे, इसीलिए नौकरी नहीं मिली। 5 मिनट में पूरे ग्रेजुएशन के पहले 6 सेमेस्टर होते थे, अब 8 सेमेस्टर हैं। 8 सेमेस्टर का सिलेबस 5 मिनट में पास हो गया, क्योंकि वो आरएसएस से बन के आया हुआ है। और अभी तो नारा आज लग रहा था, बस मैं खत्म कर रहा हूँ, नारा लग रहा था सर ना कि बाल नरेंद्र। हमारे घर से गांव वालों ने पूछा कि बाल नरेंद्र क्या है?
हमने कहा 6ठी क्लास के बच्चों के लिए किताब बनी हुई है बाल नरेंद्र। नई शिक्षा नीति जब आई थी तो कोविड की आड़ में आपदा में अवसर में आई थी, पार्लियामेंट से पास नहीं हुई थी। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि 5-5 मिनट में सिलेबस जो बदला गया है उसको कम्युनल बना दिया गया। पूरी शिक्षा व्यवस्था कम्युनल बन गई। और आरएसएस को पता था बीजेपी चुनाव हार जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन पर मेरे लोग अगर बैठे रहेंगे तो एक प्रोफेसर आरएसएस का बन गया तो 30 साल तक रहेगा और 30 बैच को पढ़ाएगा। आरएसएस कभी मरेगा नहीं। इसलिए आरएसएस ने पूरे विश्वविद्यालयों को कब्जे में ले लिया। इसीलिए मैं जाते जाते एक बात कह के ख़त्म कर रहा हूँ। उनके पास इतिहासकार नहीं थे, इसलिए उन्होंने इतिहास का ही कबाड़ा कर दिया। उनके पास वैज्ञानिक नहीं थे, इसलिए वैज्ञानिक सोच को भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। आप सर इसमें कलेक्टिव इस पर भी जांच करें। मध्य प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी के लिए 300 करोड़ के आसपास तक फंड सैंक्शन हुआ। गोबर और गौमूत्र में कैसे कैंसर रोकने की बीमारी के कुछ पदार्थ मिलते हैं, और जब उसकी जांच आई 32 करोड़ सैंक्शन हुआ था, उसमें 90% केवल गोबर और गौमूत्र खरीदने में खर्च हो गया और उनके घूमने में खर्च हो गया। देश भर के विश्वविद्यालय में केवल आरएसएस के कार्यक्रम हो रहे हैं, और जो बच्चे आरएसएस के कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं उनको अटेंडेंस नहीं मिल रही है, उनका पीएचडी सबमिशन नहीं हो रहा है। आप विश्वविद्यालयों को बचा ही नहीं सकते। पूरी तरह से ये विश्वविद्यालय बर्बाद हो चुके हैं, और जो आरएसएस का नहीं होगा वो वहां पर नहीं जा सकता। इसीलिए जब उनके पास वैज्ञानिक नहीं थे तो उन्होंने वैज्ञानिक सोच को ही खत्म किया। उनके पास बुद्धिजीवी अपने नहीं थे कि जिनसे वो पुरानी चीज़ों को काउंटर करते, तो उन्होंने बुद्धिजीवियों को ही अपमानित करने के लिए अर्बन नक्सल गाली बना दी। अब उनके पास डिग्री नहीं थी तो उन्होंने सारे देश के युवाओं की डिग्रियों को औचित्यहीन बना दिया है। केवल आरएसएस की डिग्री वाले ही बचेंगे। इसीलिए हम इस बात को, मैंने अपनी किताब लिख करके भी कहा, हमने अपनी नौकरी गंवा के भी कहा, तब भी इस देश में लोगों को नहीं समझ में आया। उत्तर प्रदेश में 26,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं। डीयू जेएनयू 500 से 800 करोड़ रुपए लोन पर चल रहा है, और लोन को चुकाना है। इसलिए सब क्लस्टर इनोवेशन सेंटर में यूट्यूब पर लेक्चर चलेगा, विद्यार्थी घर बैठकर पढ़ेगा और उसको घर बैठे डिग्री मिल जाएगी। विश्वविद्यालय यहाँ तक पहुँच गए। इसलिए मैं आखिरी लड़ाई लड़ने वाले उन रिपोर्टर्स कलेक्टिव को और जेएनयू को ये सलाम कहता हूँ कि आप जीतेंगे तो विश्वविद्यालय बचेगा, वरना ये लोग केवल एक विश्वविद्यालय नहीं बर्बाद कर रहे, आने वाली पीढ़ियां मानसिक रूप से गुलाम पैदा होंगी। इसलिए इन्होंने विश्वविद्यालयों को अपने कब्जे में ले लिया है। जब भी हमें ये एहसास होने लगता है कि देश भर के विश्वविद्यालय और उसमें पढ़ाने वाले शिक्षक, खासकर प्रोफेसर्स, या तो पूरी तरह सरकार के गुलाम हो चुके हैं या ऋण विहीन हो चुके हैं, अचानक कोई जेएनयू टीए खड़ा होकर कहता है कि नहीं, अभी भी लड़ने वाले कुछ लोग हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बहाने जो लड़ाई जेएनयू टीए और पूरा जेएनयू लड़ रहा है, मैं उसके साथ अपनी सहमति दर्ज कराने के लिए यहाँ मौजूद हूँ।